हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 9 रासायनिक सूत्र एवं मोल संकल्पना का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछले वाले भाग में मैंने जो दो टॉपिक छोड़ा हुआ था उस टॉपिक को आज यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा। अध्याय उसके बाद समाप्त तो हो जाएगा और आप लोगों को मैं इसका जो प्रश्न उत्तर है उसको पीडीएफ फाइल के माध्यम से आप लोग को भेज दूंगा। तो आज का जो दो टॉपिक है उसको मैं सबसे पहले यहाँ पर बता देता हूँ, जो ऊपर लिखकर मैंने रखा हुआ है। सबसे पहला है बहुपरमाणुक आयन। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं उसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक हमने लिख कर रखा है बहुपरमाणुक आयन क्या होता है, उसे जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोगों ने पिछला जो लेसन रासायनिक आबंधन जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा था। आप लोगों ने आयनिक यौगिक बोले तो NaCl को आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो NaCl जो था, है ना, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, आयनिक बंध तैयार करता है। तो मैंने आप लोगों को पिछले अध्याय में रासायनिक आबंध में बताया था कि NaCl का अगर हम बात करते हैं, अगर इसका जलीय विलयन तैयार कर देते हैं तो जलीय विलयन तैयार करने के बाद जो NaCl जो होता है ना, जलीय विलयन तैयार हो गया उसके साथ में, तो क्या हो जाता है, विद्युत का सुचालक हो जाता है। अर्थात वह एक प्रकार का कौन सा यौगिक है, आयनिक यौगिक है। क्योंकि अगर हम इसमें हम जैसे आयनिक बंध तैयार किए थे तो आप लोगों ने देखा था कि एक जो होता है कौन सा होता है, धन आयन होता है, और दूसरा कौन सा हो जाता है, ऋण आयन। अगर हम लोग सोडियम का बात करते हैं, ठीक है, तो सोडियम सोडियम और सोडियम के पास कौन सा आयन, धन आयन, और Cl के पास कौन सा आयन, ऋण आयन। ठीक है, कहां से होता है, किस प्रकार से होता है, संभव होता है, मैंने आप लोगों को बताया ही था। तो जैसे कि आप लोगों ने रासायनिक आबंधन में आयनिक बंध के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। यह है एक प्रकार का आयनिक यौगिक जिनमें उनके जो है ना आवेश की क्षमता होती है, कितनी होती है, दक्षता कितनी है, वो उसमें ज्ञात हो जाता है। यही कहलाता है बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपरमाणुक आयन। जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड लिया, उसी प्रकार से हम लोग दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, NaNO3 भी ले सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अगर हम इसमें भी बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार का क्या है, आयनिक यौगिक है ना। इसमें Na के पास कितना आयन, एक धन आयन, और NaNO3 के पास कितना, एक ऋण आयन। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ये भी क्या है, अगर इसका भी एक हम जलीय विलयन तैयार करते हैं, ठीक है, तो ये भी कैसा होगा, विद्युत का सुचालक होगा। अर्थात यह भी कौन सा यौगिक है, आयनिक यौगिक है। ये बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इनमें इनके है ना आवेशों की क्षमता को क्या कर देता है, दर्शा देता है ना। इसमें कितने आवेश है, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो Na के पास कितना, एक धन आवेश, और NaNO3 के पास कितना, एक ऋण आयन। तो इनमें कितने आवेशों की दक्षता है, क्षमता है ना, ये हमको क्या कर देता है, कुल आवेशी की क्षमता को हमको दर्शा देता है। यही कहलाता है बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। जैसे दो एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों ने समझा, Na और Cl। तो Na के पास कितना, एक धन आयन, और Cl के पास कितना, एक ऋण आयन। उसी प्रकार से आप लोगों ने सोडियम नाइट्रेट के बारे में समझा, Na के पास कितना, एक धन आयन, और NaNO3 के पास कितना, एक ऋण आयन है। तो उनमें क्या हो रहा है, उनके कुल आवेशों की क्षमता को क्या कर रहा है, वो दर्शा रहा है, दक्षता को वो क्या कर रहा है, दर्शा रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। पेपर में पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल दीजिए बोले तो एग्जाम्पल ये दे दीजिए, परिभाषा भी लिख दिए, साथ में आयनों की दक्षता, सुचालक कुचालक को भी बता दिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुपरमाणुक आयन को दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जाम्पल के थ्रू पे। अब बात करते हैं, जैसे इसमें हम लोग अगर हम बात करेंगे तो उससे पहले हम लोगों को आयनिक यौगिकों की संयोजकताएं कितने कितनी होती है ना, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर एक चार्ट बनाकर मैंने रखा हुआ है, एक संयोजी, द्विसंयोजी और बहुसंयोजी। किस है ना आयनों की संयोजकता है, तो आयनों में कितनी कितनी संयोजकताएं पाई जा रही है उसको हमको याद रखना पड़ेगा। और अगर हमको ये याद हो गया, मतलब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र कैसे निकालते हैं आड़ा तिरछा पद्धति के माध्यम से, वो बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, बस आपको आवेशों की क्षमता कितनी है, किसमें एक संयोजी है, किसमें द्विसंयोजी और किसमें बहुसंयोजी है, उसको आप लोगों को याद रखना है बहुत बारीकी से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो लिख कर रखा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा भी, और ध्यान भी दीजिएगा, और याद भी करते जाइएगा, आप लोग के लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एक संयोजी। तो एक संयोजी में यहाँ पर देखिए सोडियम, सोडियम देख लीजिए, बिल्कुल सोडियम एक संयोजी। ठीक है, तो एक संयोजी मतलब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग धनात्मक आयन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, समय पहले धनात्मक का बात करूंगा, उसके फिर ऋणात्मक आपको बताते हुए चलूंगा मैं। ठीक है, तो एक संयोजी, तो यहाँ पर Na है ना, बोले तो सोडियम, उसके बाद फिर यहाँ पर Ag, Ag बोले तो सिल्वर, और साथ बात करेंगे NH4। ठीक है, तो यहाँ पर अमोनिया,
तो इनके पास कितना है, एक एक धन आयन है, एक एक धन आयन है, एक एक क्या है यहाँ पर धन आयन है। कौन कौन है, सोडियम है, सिल्वर है, NH4 है ना, अमोनिया है, ठीक है, इनके पास एक एक धन आयन है। अब हम लोग बात करते हैं द्विसंयोजी, तो यहाँ पर कौन है, कॉपर है Cu, ठीक है, Zn जिंक, इसके पास भी दो धन आयन है। उसके बात करूंगा फेरम Fe, जिसको हम लोग जानते हैं फेरस, ठीक है, तो ये Fe, इसके पास कितना है, दो धन आयन है। मैग्नीशियम Mg, इसके पास भी दो धन आयन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये द्विसंयोजी का हो गया। अब बात करते हैं बहुसंयोजी, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसके पास तीन धन आयन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको याद रखना पड़ेगा। Na के पास कितना, एक, सिल्वर के पास कितना, एक, है ना, NH4 के पास कितना, एक धन आयन, अर्थात एक संयोजी, ठीक है। उसी प्रकार से द्विसंयोजी बात करेंगे तो कॉपर है, जिंक है, फेरम है, मैग्नीशियम है, इनके पास कितने हैं, दो दो धन आयन है, ठीक है। अब इसके बाद जब आवर्त पद्धति बताऊंगा तो उसमें कुछ सूत्रों के माध्यम से बताऊंगा आप लोग को, तो आपको याद आएगा, और इसको भी फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको इशारा करके बताऊंगा कि इसमें कितना है, किसमें कितना है, आप लोग निकालेंगे और बना भी सकते, बहुत ईजी है ना। ये बचपन में खेलते थे ना, इधर से हाथ ऐसे मिलाते थे, ऐसे हाथ मिलाते थे, बस वही है, कुछ नहीं, आवर्त पद्धति है। इसका हाथ इधर से ले लिया, इसका हाथ इधर से ले लिया, राइट वाला लेफ्ट को ले लिया, लेफ्ट वाला राइट को ले लिया, बस उसी प्रकार से, और कुछ नहीं है, एकदम इजी लगेगा आप लोगों को, ठीक है। बहुसंयोजी में क्या है, एल्यूमिनियम है, इसके पास तीन धन आयन है, ठीक है। चलिए बात करते हैं तो एक संयोजी में अब ऋणात्मक आयनों की बात करेंगे, ठीक है। आयनों की संयोजकता है तो अब ऋण आयनों की बात करेंगे। यहाँ पर ब्रोमाइड Br, इसके पास एक ऋण आयन होता है। आयोडाइड, इसके पास भी एक ऋण आयन होता है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके पास भी एक ऋण आयन होता है, ठीक है। है ना, हाइड्रोक्साइड, इसके पास भी कितना होता है, एक ऋण आयन होता है। ये बिल्कुल याद रखने वाला है, ठीक है। सल्फाइड के पास कितना होता है, S के पास 2 माइनस आयन, ठीक है। कार्बोनेट के पास 2 माइनस आयन। उसी प्रकार से यहाँ पर फास्फेट, इसके पास 3 माइनस आयन। ये बहुसंयोजी वाले हैं, ठीक है। ये बहुसंयोजी वाले हैं, द्विसंयोजी वाले हैं और एक संयोजी। ये बिल्कुल इसको मिटा नहीं रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, आपके बुक में भी है ये, बिल्कुल इसको निकाल के देखिएगा, ठीक है, और याद कर लीजिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों को। कौन कौन से एक संयोजी है, कौन कौन से द्विसंयोजी है, कौन कौन से है ना बहुसंयोजी है, बिल्कुल इसको याद रख लीजिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक। चलिए तो बात करते हैं बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र। तो इन सूत्रों को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा मूलक के बारे में। मूलक क्या होता है, मूलक बात करेंगे तो एक होता है धनात्मक मूलक और दूसरा होता है ऋणात्मक मूलक। अब बोलेंगे धनात्मक मूलक किसे कहते हैं, तो जितने भी क्षारीय पदार्थ हैं, क्षार वाला भाग, वो सब धनात्मक मूलक के रूप में आता है, और जितने अम्ल वाले भाग होते हैं वो ऋणात्मक मूलक के रूप में आते हैं, या उसे ऋणात्मक मूलक कहते हैं, ठीक है। या धन वाले भाग, जैसे कि बात करूंगा यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड का बात करूंगा, ठीक है। NaCl की बात कर देता हूं, तो Na यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा धन आयन है, अर्थात ये कौन सा मूलक हो जाएगा, क्षारीय मूलक हो जाएगा। Cl यहाँ पर क्लोराइड के पास कौन सा आयन दिखाई दे रहा है, ऋण आयन दिखाई दे रहा है, अर्थात ये कौन सा मूलक हो जाएगा, अम्लीय मूलक हो जाएगा। तो इस प्रकार से जिसमें धन आयन नजर आ रहा है तो बिल्कुल आंख बंद करके कह दीजिएगा कि वो क्षारीय मूलक है, ठीक है। अर्थात वह दाता है, जो दान करता है, जो दाता होता है, जो दान करता है, वो क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। धनात्मक अर्थात कौन सा हो गया, क्षारीय मूलक, ठीक है। और जो लेता है, ग्रहण करता है, अर्थात वो कौन सा हो गया, ऋणात्मक, अर्थात कौन सा हो गया, अम्लीय मूलक के रूप में काम करता है। बस ये बिल्कुल याद रखिए, बहुत छोटा और सस्ता और सुंदर टिकाऊ है। दान कर दिया, दाता है, ज्यादा पैसा इसलिए धन है, दाता है इसलिए क्या हो गया, वो धनात्मक हो गया। धनात्मक अर्थात क्या हो गया, क्षारीय मूलक, ठीक है। ग्रहण कर लिया मतलब वो ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, अर्थात वो क्या हो गया, कमजोर हो गया, ऋणात्मक मूलक, भैया मेरे को लाके दे दो, वो ऋणी हो गया उसके लिए। तो ऋणात्मक मूलक अर्थात कौन सा हो गया, अम्लीय मूलक। बिल्कुल इस माध्यम से आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने मूलक के बारे में बताया, एक होता है क्षारीय मूलक और दूसरा होता है ऋण, है ना, अम्लीय मूलक। धन वाले भाग को क्षारीय और ऋण वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जांपल आपके बुक में है, निकाल कर देखिएगा, बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। मैं तो यहाँ 2 एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, है ना। ऐसे ढेरों एग्जांपल भरे पड़े हुए हैं आपके बुक में, है ना, और कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। तो ढूंढिएगा, पढ़िएगा और ज्यादा अच्छे से करिएगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र। कैसे इस प्रकार से हम लोग रासायनिक सूत्र तैयार कर सकते हैं बहुपरमाणु आयनों वाले का, ठीक है। तो चलो एक छोटा सा सस्ता सुंदर और टिकाऊ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं यहाँ पर, Na, है ना, H4 लेते हैं, ठीक है। चलिए NH4CO3 का लेते हैं, NH4CO3, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट का लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जब भी ऐसा कोई हमको नाम लिखा हुआ है ना, अमोनियम कार्बोनेट ऐसा लिखा हुआ मिला हमको शुद्ध हिंदी में, तो सबसे पहले उनको सूत्रों को हम लोग लिख लेते हैं। अमोनियम का क्या होगा यहाँ पर NH4, कार्बोनेट का क्या हो गया CO3, ये हम लोगों ने लिख लिया एक साइड। अब दोनों की संयोजकताओं को ढूंढते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोगों ने इसका प्रतीक भी लिख लिया, अब इनके संयोजकताओं को ढूंढते हैं। NH4 ढूंढिए
किसमें है, NH4 किसमें दिखाई दे रहा है हमको, एक संयोजी में दिखाई दे रहा है, ठीक है, अर्थात उसके पास कितना है, एक धन आयन है। इसलिए हम क्या करेंगे, संयोजकता को उसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब CO3 ढूंढिए, CO3 किधर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्या एक संयोजी में CO3 दिखाई दे रहा है, नहीं, द्विसंयोजी में दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर CO3 कार्बोनेट दिखाई दे रहा है हम लोगों को। इसके पास कितने हैं, -2 आयन है, ठीक है, अर्थात इसके नीचे हमने क्या कर दिया, इसका संयोजकता हमने लिख दिया, आयनों की संयोजकता यही है, द्विसंयोजी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है अपने को, क्या करना है, यहाँ पर अनुपातों को मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आड़ा तिरछा पद्धति का प्रयोग कर देंगे। मतलब आड़ा तिरछा, ये वाला हाथ इधर और ये वाला हाथ इधर, ठीक है, ये अनुपातों को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर NH4 के साथ में कौन चला गया, 2 चला गया, और CO3 के साथ में कौन चला गया, 1 चला गया, ठीक है। ये बताने का तरीका है, एकदम इजी तरीका है, बिल्कुल ऐसा आप लोग 2-4 ठो समीकरण के साथ करोगे ना, आयनों के साथ करोगे तो आपको और जल्दी समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए NH4, अब यहाँ पर हम इसका सही सूत्र लिखते हैं। ये तो हो गया, सबसे पहले मैंने बताया कि अगर मान लो लिखा हुआ है अमोनियम कार्बोनेट, तो सबसे पहले इसका सूत्र लिख लीजिएगा, NH4 CO3 आपने लिख लिया। अब उनकी संयोजकता आपको याद होनी जरूरी है, मैंने पहले कहा है, ये आपको नहीं दिया जाएगा, आपको संयोजकता याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर अमोनियम का कितना था, संयोजकता 1 है ना, क्योंकि एक संयोजी में आता है, इसलिए हमने यहाँ से उठाया, भैया मेरे एक संयोजी है, एक धनात्मक मूलक था उसके पास, एक संयोजी है, इसलिए हमने एक संयोजकता डाल दिया हम लोगों ने। ये कितना संयोजी है, वो भी माइनस में है, ठीक है, क्योंकि एक आपको एकदम नेचुरली आपको याद रहना चाहिए, है ना, एक तरफ धनायन होता है, दूसरा कौन होता है, ऋणायन। मतलब धनात्मक मूलक को हम कहाँ लिखते हैं, धनात्मक मूलक अपने बाई साइड लिखेंगे, और ऋणात्मक मूलक को कहाँ लिखेंगे हम लोग, है ना, दाएं साइड लिखेंगे, बिल्कुल याद रखिएगा, है ना, लेफ्ट और राइट, ये बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो धनात्मक मूलक जो था वहां पर एक, ऋणात्मक के पास कितना, तो ये तो बिल्कुल आप लोगों को याद है, ठीक है। चलिए अब इसको हमको क्या करना है, आड़ा तिरछा पद्धति के माध्यम से क्या कर देना, इसको मिलान कर देना। तो हमने आड़ा तिरछा पद्धति के माध्यम से मिलान कर दिया। तो यहाँ पर जो NH4 था, ठीक है, NH4 तो हमने लिखा। अब 2 को लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, तो इसको बिल्कुल होल्ड वाइज लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे और कोष्टक के नीचे लिखेंगे 2, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम लोग CO3, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सूत्र बन गया NH4 होल्ड वाइज 2 CO3। अब ये सही बन गया अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आड़ा तिरछा पद्धति के माध्यम से इसके रासायनिक सूत्रों को, जो बहुपरमाणु आयनिक वाले यौगिक हैं उनके रासायनिक सूत्रों को हम लोग लिख सकते हैं। बहुत इजी तरीका है, ठीक है। चलिए एक और लिखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निकालते हैं। क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना, इसको मिटा रहा हूं ताकि इसके माध्यम से दूसरा आप लोगों को यहाँ पर मैं करके बता सकूं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सूत्र याद होना बहुत जरूरी है, आप लोगों को मैंने बताया। तो मैग्नीशियम का क्या होता है Mg, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, दोनों का क्या लिखेंगे, प्रतीक लिखेंगे, मैग्नीशियम का Mg और हाइड्रोक्साइड का OH। हमने क्या कर दिया, प्रतीक लिख दिया। प्रतीक लिखने के बाद में, और ये तो मैंने पहले बताया आप लोगों को, है ना, जब इस साइड लिख दिया हम लोगों ने मैग्नीशियम को, मतलब वो कौन सा हो गया, धनात्मक, OH लिख दिया मतलब कौन सा हो गया, ऋणात्मक। अब आप लोगों को संयोजकता याद होना जरूरी है। संयोजकता जैसे बात करते हैं तो Mg, अब Mg को ढूंढेंगे, कहाँ है भैया Mg, इसमें है क्या, एक संयोजी में Mg नहीं है, द्विसंयोजी में है Mg, हाँ बिल्कुल यहाँ पर Mg दिखाई दे रहा है, बोले तो मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है। कितना है उसके पास, 2 है। तो बिल्कुल मैग्नीशियम के पास हम क्या करेंगे, 2 संयोजी, नीचे लिख देंगे संयोजकता को, ये बिल्कुल याद रखना जरूरी है, नीचे ही लिखेंगे, अगल बगल ऊपर नीचे नहीं, है ना, कहाँ लगाएंगे, सीधा नीचे, ठीक है। अब हाइड्रोक्साइड का देखेंगे, हाइड्रोक्साइड किसमें भैया, इसमें है क्या, तो भी माइनस आयन में, माइनस आयन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, एक संयोजी में कितना है भैया, उसके पास 1 है, ठीक है। अब क्या करना, अपने को आड़ा तिरछा पद्धति अपनाना है, इधर गया इधर गया, ठीक है। अब Mg के पास कितना हो गया भैया, 1, अनुपातों के माध्यम से। OH के पास कितना हो गया, 2। अब सूत्र लिखेंगे, Mg कुछ नहीं, एक के लिए कुछ नहीं लिखना है, वापस यहाँ 1 नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। सीधा OH लिखेंगे होल्ड वाइज 2। अब ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब ये सही सूत्र बन गया। तो इस प्रकार से हमने बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्रों की कल्पना करना शुरू कर दिया और बनाना भी शुरू कर दिया। बहुत इजी है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। कभी कभार हिंदी में दिया जाता है, कभी कभार सूत्रों के माध्यम से दिया जाता है, निकालना रहता है। आपको ये याद होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको याद है तो बिल्कुल आप कोई भी आड़ा तिरछा पद्धति के माध्यम से रासायनिक सूत्र लिखने के लिए कहा जाए, आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ये तो केवल 2 है ना आयनिक यौगिकों को लिया मैंने और बनाने का प्रयास किया और बताने का भी प्रयास किया। ऐसे बहुत सारे आपके बुक में एग्जाम्पल है, बिल्कुल उसको निकालिएगा, बनाइएगा और बनाने के बाद मुझे भेजिएगा जरूर, ठीक है। 2, 4, 5, 6, 8, 10, 15 बहुत सारे दिए गए हैं, बिल्कुल इसको निकालिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। सामने आपके बुक में ये बना हुआ है आयनों की संयोजकताएं, उसको भी आप लोग लिखिएगा और उसको बनाकर मुझे भेजिएगा,
ठीक है, और उम्मीद करता हूं बिल्कुल आप लोगों को समझ आया होगा। जहां समझ नहीं आया बिल्कुल वीडियो को रिवर्स फॉरवर्ड करके देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।